Good morning, friends. A very warm welcome to the IS Hub. Guys, let's start the session. So, Swami Vivekanand, he's coming up with these words. He's saying that you cannot believe in God until you believe in yourself. That the most important thing is self belief here. Whatever you want to do in your life, be it your UPSC journey or anywhere else, अपने ऊपर विश्वास रखना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आप ही अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो दूसरे लोग आप पे कैसे विश्वास रखेंगे. तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव. देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स. दैट्स द बेसिक पॉइंट हियर. मोराल अप रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. कभी कभी जो हमारी जर्नी होती है वो लंबी हो जाती है. नाउ इन टुडे सेशन वी विल बी लुकिंग इनटू दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स हियर. सेंसर बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, रेडिकलाइजेशन, कोस्टल इरोजन, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अंडर ट्रायल्स, क्वाजी क्रिस्टल्स, टर्की अर्थक्वेक को देखेंगे और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन हियर. नाउ here there is this article which was there on the front page. It is mentioning about that at present the censor board, और जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भी बोलते हैं, बेसिस ऑन विच इट इज एडवाइजिंग द कट्स. किसी भी फिल्म के अंदर उसको पास करने से पहले सेंसर बोर्ड से उसे पास करवाना पड़ता है, मतलब ब्रॉडकास्ट करने से पहले. सो इन दैट पर्टिकुलर केस अब जो सेंसर बोर्ड है वो बहुत डाइवर्स इश्यूज को लेके कट्स लगा रहा है मूवीज के ऊपर. दिस इज व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड हियर. नाउ लेट्स लुक इनटू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दिस. सो इसको हम नाम बोल देते हैं सेंसर बोर्ड. दरअसल दिस इज अ बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन कि भी ये जो फिल्म कंटेंट है, वेदर इट इज सुटेबल फॉर एडल्ट्स, वेदर इट इज सुटेबल फॉर अंडर एज, दो सर्टिफिकेशंस आर गिवन. तो ये सर्टिफिकेशन देते हैं बकायदा. ओके, एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. It's a statutory body under Information and Broadcasting Ministry, and basically it regulates the public exhibition of films under the provision of Cinematograph Act 1952. तो वैसे तो अगर देखा जाए आज की डेट में आपको एक तो ये सिनेमाटोग्राफ एक्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा, इसको भी जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो ये पॉइंट है. ओके, एंड एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आप तक आ रही है क्लैरिटी के साथ? ओके, यस, ठीक है. सो एक तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा. नाउ इट्स अ 1952 एक्ट. लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड. 1952 में तो ओटीटी नहीं था, तो आज की डेट में ओटीटी भी है. ओके, सो इफ वी सीरियसली वांट दीज यू कैन से एंटिटीज टू बी फंक्शनल, ये सारे अपडेशन आपको टाइम टू टाइम लेके आने पड़ेंगे. नाउ बेसिकली दिस सिनेमेटोग्राफ एक्ट, इट स्टेट्स दैट देर आर दीज थिंग्स मेंशन्ड, और इनके अगेंस्ट अगर कोई भी काम होगा तो वो फिल्म पास नहीं की जाएगी. तो सेम इट इज सेइंग दैट इफ द कंटेंट इज अगेंस्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इफ इट इज अ डैमेज टू स्टेट सिक्योरिटी, या हमारे फ्रेंडली रिलेशंस को ये इंपैक्ट करता है, और इट इज इंपैक्टिंग द डिसेंसी, और इट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफेमेशन इज देयर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज देयर, और इट इज इंसाइटिंग violence, then in that case the censor board or the central board of film certification has the right to basically not to pass that content. उस कंटेंट को पास वो नहीं करेंगे. दैट्स द मेजर पॉइंट हियर. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स हियर. बहुत ही डाइवर्स इश्यूज हैं यहाँ पे. तो पठान को लेके भी कंट्रोवर्सी हुई थी. एंड देर इज दिस फंडामेंटल क्वेश्चन नाउ. अब देखिए यहाँ पे मेन डिबेट किस चीज की है. वी डू हैव आर्टिकल 19(1)(a विच प्रोवाइड्स freedom of speech and expression. This freedom of speech and expression, it also includes the artistic freedom. ये आर्टिस्टिक फ्रीडम भी साथ लेके आता है. कोई आर्टिस्ट है, कोई फिल्म बना रहा है, ये उनका हक है कि वो अपनी आर्ट को दिखाएं, पोर्ट्रे करें. बट हेयर इज अ गवर्नमेंट मशीनरी विच इज कटिंग डाउन दैट आर्ट. दैट्स द डिबेट हेयर. तो किन चीजों को हमें अप्रूव करना है, किन चीजों को नहीं अप्रूव करना है? क्या स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो मोरालिटी अपने हिसाब से डिसाइड करे? दोज थिंग्स आर देयर बिकॉज कंटेंट आजकल इंटरनेट की एज है. even if they are, you can say, not allowing films to pass, still the public here, they are exposed to the foreign content.
फॉरेन कंटेंट तो वो देखते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है आज की डेट में कि आप इंफॉर्मेशन को छुपाएंगे। तो इट इज़ रियली क्रिटिकल हेयर दैट वी एनालाइज दीज थिंग्स, और बदलते टाइम के साथ इन बॉडीज को भी बदलना चाहिए। दैट्स द बेसिक पॉइंट हेयर, एंड रेगुलर अपडेशन ऑफ लॉज आर रिक्वायर्ड। विदाउट दैट स्टैग्नेशन इज नॉट, यू कैन से, गुड थिंग हेयर। खड़ा पानी हमेशा जो है वो सड़ जाता है, तो कहीं पे भी स्टैग्नेशन होगी, चाहे आपके लॉज में होगी, चाहे थिंकिंग में होगी, ऑपरेशन में होगी, गवर्नेंस में होगी, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्पफुल। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचरिस्टिक गोल्स, हमें टाइम के साथ बदलना जरूरी है। दैट्स द पॉइंट हियर। So we'll move to the next, you can say, news that is related to software engineer detained over suspected terror links. Okay, so let's discuss this particular point related to the radicalization. देखिए, earlier there used to be a thought process that poverty, you can say, breeds terrorism. पहले ऐसा बोलते थे, poverty से terrorism आता है. But now things are changing, because here we have seen multiple examples where educated youth, पढ़े लिखे लोग, they are also joining the radical outfits, they are also joining the terror outfits. That's the point here. So what exactly is this this radicalization? Now radicalization is the process by which an individual or a group comes to adopt increasingly radical views in opposition to the political, social and religious status quo. There can be multiple, you can say, reasons for radicalization. बहुत reasons हो सकते हैं इसके. तो causes, political causes भी हो सकते हैं, economic causes भी हो सकते हैं कि आपकी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे, पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे. कल्चरल रीजंस भी हो सकते हैं, दैट समवन मे बी थिंकिंग दैट माय रिलीजन इज इन डेंजर. देन सोशल आइडेंटिफिकेशन का इशू होता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, जैसे फ्रांस में देखने को मिला था. फ्रांस के लॉज डिफरेंट हैं, तो देयर वाज कम्युनिटी ओवर देयर जिनको लगता था कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्या हम फ्रेंच हैं, या हम अफ्रीकन्स हैं, या हम अरब्स हैं. तो उनको पता ही नहीं था ये क्या है. ये भी रीजन होता है. इंटरनेट इज ऑल्सो अ सोर्स फॉर रेडिकलाइजेशन. ओके, देन faulty government policies. So all these things contribute to the radicalization. That's the major point here. तो ये सारी समस्याएं जो हैं आती हैं. Now the point is this radicalization can develop into extremism. अब ये जरूरी नहीं है कि ये रिलीजन के पॉइंट पे रेडिकलाइजेशन हो, आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके भी रेडिकलाइज हो सकते हो. तो नक्सलाइट्स की अगर हम बात करें, नक्सलिज्म की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ रेडिकलाइजेशन, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर एक्सट्रीमिज्म. उनको लगता है कि सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो कॉम्युनल नहीं है, बट वो रेडिकलाइज तो हैं. That's the point here, and they are perpetrating the violence. So that's the point here, that you believe in extreme views, and that may be the starting point. Radicalization से शुरुआत होती है. The person may end up in violence. That's the most important point here. And not only that, this radicalization, it also breeds intolerance. यहाँ से intolerance भी आती है. तो this is also one of the consequence of radicalization. इंटॉलरेंस बढ़ेगी सोसाइटी के अंदर, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सोसाइटी विल टेक प्लेस, सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी, वन रिलीजन विल बी अगेंस्ट अदर. दैट्स द पॉइंट हियर. सो इट कैन बी ड्यू टू आइडियोलॉजीज, रिलीजियस बिलीव्स, पॉलिटिकल बिलीव्स, प्रिजुडिसेस. लोगों के अंदर प्रिजुडिस भी होते हैं, कास्ट प्रिजुडिस भी हो सकता है, तो कास्ट बेस्ड रेडिकलाइजेशन भी हो सकता है. So this is what we have as radicalization, and it's a very, you can say, it's important for us that we deal with it. हमें इसके साथ डील करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. In the sense that it will fragment the society. अब देखो, सोसाइटी अगर आपकी फ्रेगमेंट हो गई तो उसका फायदा कौन उठाएगा? If there is a fragmentation in the society, okay, then definitely it will be capitalized by your enemies. आपके एनिमी कंट्री जो है वो इसको जरूर कैपिटलाइज करेंगे. पाकिस्तान, चाइना, थ्रू प्रोपेगेंडा वो इसका यूज करेंगे कि भी यहाँ की गवर्नमेंट तो अपने सोशल फैब्रिक को नहीं संभाल पा रही है, वो हमारे साथ क्या लड़ेगी. दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन दिस सोशल फैब्रिक. अच्छा, आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की. नाउ इफ देयर आर सोशल डिफरेंसेस, जहां पे वायलेंस रेगुलरली हो रहा हो, कोई भी इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट नहीं करता है. सो नारायण मूर्ति, he has stated it quite clearly. He stated that social fabric is must.
वी हैव टू प्रिजर्व आवर सोशल फैब्रिक इफ वी वांट इन्वेस्टमेंट. शांति होगी तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी बिजनेस फ्लरिश करता है, बिना उसके वो चीज आगे नहीं बढ़ सकती है. दैट्स द बेसिक पॉइंट हियर. ओके, सो Vicky is saying, is there any provision to cut if portray the culture of any community in a wrong way? See, there are statutory measures that are available. Laws हमारे यहाँ पे available हैं. अगर कोई culture मतलब किसी ने गलत portrayal किया है, you can contest it. आप उसे contest कर सकते हो. That's the point here. So let's move to next particular point. Now please have a look. This is the mains related question. Very often there will be a question on terrorism. अक्सर ये सवाल आता है terrorism को लेके और पूछ रहे हैं कि उसके causes. So basic point is this radicalization. Okay, it is one of the, you can say, reason for terrorism, because radicalized youth, अगर youth radicalize है, they are the recruitment ground. वहीं से ही terrorist organization जो है इनको recruit करती है. And आज की डेट में तो because of social media there things are very different. Okay, different in the sense that आज की डेट में क्या हो सकता है, एक और चीज सामने देखने को मिली है, that is lone wolf attack. Okay, so basically होगा क्या, someone will be sitting on the desktop अपने कंप्यूटर पे बैठ के, regularly he will be watching the content or she will be watching the content, and in the process he will end up radicalizing himself or herself. खुद को radicalize कर लेंगे. अच्छा, फिर आजकल इंटरनेट के ऊपर आप सर्च मारो बॉम्ब बनाने के तरीके, बहुत मिल जाते हैं. सो दीज टेरर आउटफिट्स थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल, दे प्रोवाइड द असिस्टेंस. और होता क्या है, वो रेडिकलाइज यूथ एक बॉम्ब के रूप में सामने आता है. ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं. लोन वोल्फ अटैक, उनके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती. आपने यूरोप में देखा होगा, ट्रक लेके भीड़ पे चढ़ गए, दे वर रेडिकलाइज्ड. दे डिडंट इवन यूज बॉम्ब्स, बॉम्ब भी उन्होंने यूज नहीं किया. तो वो रेडिकलाइजेशन इतना नुकसान कर सकता है. तो दैट्स ऑल्सो द अदर थिंग दैट शुड बी नोन टू यू. ये अलग चीज है जो आपको ध्यान होनी चाहिए. चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज दैट इज रिलेटेड टू द कोस्टल इरोजन. अब ये कह रहे हैं कि विशाखापट्टनम के जो बीचेस हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है वहां पे. मल्टीपल रीजन से कोस्टल इरोजन होता है. देर आर नेचुरल फैक्टर्स. ओके, कुछ एक नेचुरल फैक्टर है, एंड देन देर आर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. एंथ्रोपो मीन्स जो कि हमारे ह्यूमन एक्शन से होते हैं. दैट्स द पॉइंट हियर. बहुत से ऐसे एक्शंस हम कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, कोस्टल एरियाज को कैसे नुकसान कर रहे हैं. सो हमारे यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्ट लेड डेवलपमेंट. क्लियर है. एंड इफ यू कैन से जनरेटिंग पोर्ट्स, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ शिप्स. बहुत ज्यादा शिप्स का मूवमेंट होगा. एट प्रेजेंट इफ यू सी इंडियाज मर्केंडाइज ट्रेड, हमारा मर्केंडाइज ट्रेड अगर हम देखें, गुड्स जो अगर हम लेके जाते हैं, ओके, 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज थ्रू सी. मतलब प्राइमरीली पोर्ट के थ्रू ही आप उसे पूरा जो है ट्रेड कर रहे हो, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो. दिस इज हाउ थिंग्स आर. अब इसके अंदर होगा क्या, when this will be the scenario, you will be creating more ports. आप और ज्यादा ports यहाँ पे construct करोगे. There will be more movement of ships in that particular area. Ships का movement भी वहाँ पे बहुत सारा होगा. In that particular process, the anthropogenic reasons for coastal erosion will increase. वहाँ से coastal erosion के आपके anthropogenic जो causes हैं वो बढ़ते जाए हैं. This is what is happening here. And not only that, अब देखो एक natural barrier की तरह काम करता है आपका mangroves, corals. They act as a natural barrier. And what we are doing here, we are damaging these things. तो जब आप इनको डैमेज कर रहे हो, at the end of the day we are creating trouble for ourselves, because this coastal erosion is a really big problem, specifically in big cities. मुंबई जैसे cities में, चेन्नई जैसे cities में अक्सर ये देखा गया है. और ये problem we have to deal with it. Now in Mumbai we are constructing coastal road. Infrastructure की हमें requirement है, but we have to maintain that balance. There are areas where you can see we are cutting down these mangroves. Development के नाम पे हम mangroves को cut down कर रहे हैं. Again, that's the reason for coastal erosion. So this is how we have to, you can say, deal with this. Government has taken multiple steps like National Center for Sustainable Coastal Management, Integrated Coastal Zone Management Plan, Coastal Regulation Zone. So all these actions have been taken by the government. सरकार ने सारी कोशिश अपनी तरफ से की है, but still this coastal erosion issue is prolonging.
ये अभी तक जो है अभी तक समस्या बनी हुई है। दैट्स द मेजर पॉइंट हियर। क्लियर है? तो अब आपको इसे बचाना कैसे है? मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, लगून्स, इनको आपको प्रमोट करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिजर्व देम, प्रोटेक्ट देम। दैट्स द मेजर डिफेंस हियर। ओके, ये आप बनाएंगे जो नेचुरल कॉजेज होते हैं, जैसे स्टॉर्म सर्ज, तेज हवाएं चली, पानी एकदम से आ गया, लहरें तेज हो जाती हैं। सो ये जो नेचुरल बैरियर्स हैं ये बचाते हैं आपकी कोस्ट को। सो वी हैव टू प्रमोट दीज आइडियाज हियर। दैट्स द मेजर पॉइंट। चलिए, सो let's move to the next one here. Now I told you about this thing in mains 2022 there was this question on coastal erosion. तो एक डेडिकेटेड क्वेश्चन जरूर यूपीएससी ने पहले भी पूछ चुके हैं वो, एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर यू कैन से टॉपिक अगेन. नाउ देयर इज दिस कमेटी. तो पहले तो आप मुझे बताएंगे, ओके, देयर इज दिस शैलेश नायक कमेटी. which suggested on coastal erosion. Please do tell me immediately. अभी मुझे बताइए, am I right or not? शैलेश नायक कमेटी. ओके, एक शैलेश नायक कमेटी है, एक पीके नायक कमेटी है. So you have to tell me this शैलेश नायक कमेटी is for what? So शैलेश नायक कमेटी. Yes, it is regarding the coastal regulation zone. Okay, so you should be knowing this part as well. एक शैलेश नायक कमेटी है हमारी यहाँ पे, and we need to be knowing about it. थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए. इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं that what should be done to preserve, protect your coast. अपनी coast को आप कैसे protect करोगे, preserve करोगे. So those recommendations have been given by him. So that's the major point here. Okay, और ये इनका suggestion है. So those recommendations also can be looked by you. आप उन recommendations को भी देख सकते हो अपने level पे. Just find it out what he has said about preserving your coast. कैसे उन्होंने बताया कि coastal area को बचाना है. So next part is related to DRDO ask industry to join the 5th generation fighter jet development. Okay, see why this ask has been done here, because we have observed one thing in India, private sector, they don't invest in R&D. वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. दे प्रेफर टू यूज फॉरेन टेक्नोलॉजी. वहां की टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उसे यूज करेंगे, फिर उस पर रॉयल्टी पे करते रहेंगे. फॉरेन की टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, यूज करेंगे, फिर उस पर रॉयल्टी पे करते रहेंगे. दे आर हैप्पी विद दैट. बट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन कंट्री, वो चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है. नाउ हाउ आई एम यू कैन से लिंकिंग इट, this aircraft, it requires engine. My point is this, have we designed any engine domestically? क्या आपने कोई भी इंजन डोमेस्टिकली बनाया है? ये सबसे जरूरी फैक्ट है. आज की डेट में आप बोलोगे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर ऑटोमोबाइल इंजन्स दे आर बीइंग यू कैन से डिजाइन्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, दिस एंड दैट. बट वो सब भी बाहर की चीज ही आप यहाँ पे लेके आए हो. So you have to understand this thing here. It means that एक बेस जो चाहिए होता है इंजन के डेवलपमेंट का, that base has not started in India. That's the problem here. तो ये सिर्फ फाइटर जेट की स्टोरी नहीं है. You talk about tank, ठीक है, बैटल टैंक्स. Same, you may be saying we are, you can say, developing Arjun tank. Okay, मेन बैटल टैंक अर्जुन आज की डेट में आप इंडिया में बना रहे हो, लेकिन बात उसमें क्या है, वो बैटल टैंक का जो इंजन है, यू आर स्टिल गेटिंग इट फ्रॉम अब्रॉड. वो जो मोबिलिटी के लिए इंजन चाहिए वो आप बाहर से ही लेके आ रहे हो, आप तो यहाँ बना ही नहीं रहे. एक मेजर कंपोनेंट यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अब्रॉड. सेम थिंग गोज विद द फाइटर जेट. सो यू मे बी सेइंग सर तेजस बना लिया हमने. अरे तेजस के अंदर हमने असेंबल किया है, ये पूरा 100% इंडिजीनियस नहीं है, सारे पार्ट्स इंडियन नहीं है उसके अंदर. ये बात समझिए आप. तो ये फैक्टर्स हैं जो हमें समझने हैं. इफ यू वांट आत्मनिर्भरता, वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू डेवलप दैट इंजन डोमेस्टिकली. तभी हम चीजों को आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड हियर. चलिए, नाउ दिस वाज द स्टोरी. नाउ constitutionalism it is talking about. Okay, so Chief Justice, he is putting up a statement. He is saying that
constitutional values, like it will help us in fighting inequality. So first of all, you have to understand one thing here. This constitution, now it is not just for the government machinery, it is also for the citizen of the country. It is our duty, our responsibility as well that we have to respect the constitution. Fundamental duty में तो specifically mentioned है ये. Now other angle in this, when we talk about the definition of constitutionalism, तो एक standard सी definition जो सबको पता होती है वो ये होती है कि it is for limiting the government, कि सरकार आर्बिट्रेरी ना काम करे, सरकार अथॉरिटेरियन ना हो जाए. तो उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं कि हम एक लिमिटिंग गवर्नमेंट बनाते हैं और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह देते हैं. देयर इज अनदर एंगल टू दिस. वो ये कहता है कि इट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन लेटर और स्पिरिट के अंदर इंप्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं. दैट इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर हियर. क्लियर है? सो दिस मैकेनिज्म, इट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वेदर पीपल दैट वी हैव चूजन, क्या उनका कोई हक है, क्या अथॉरिटी है कि वो हमें गवर्न करे? ब्यूरोक्रेसी के पास क्या अथॉरिटी है वो हमें गवर्न करे? So they are getting this authority from constitution that is designed by the people of country. हमारा preamble क्या कहता है? We the people of this country. तो जितनी भी सरकारी मशीनरी है वो कहां से पावर ले रही है? वो पावर ले रही है कॉन्स्टिट्यूशन से. और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, we the people of India ने. So this is what you have to understand here. It's a very significant thing. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना ये बहुत जरूरी है. Not only for the government but as well as for the citizen of the country. It is the fundamental duty, ये हमारी fundamental duty है to respect the constitution. So here CJI is saying that if we want to deal with inequality, तो constitutional values को promote कीजिए through education and through other means. But when we talk about limiting the government या constitutionalism की बात करते हैं, so there are few things that are there. So we do have separation of power. अलग अलग बॉडीज हैं, उनका काम अलग अलग है, एक दूसरे के लिए वो चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करते हैं. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज देयर. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आई, आप सरकार को बदल दीजिए 5 साल बाद. देन यू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स. ओके, वी डू हैव फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स किसके लिए काम करते हैं? डोंट्स. दे आर द डोंट्स. ओके, डीपीएसपी डूज होती हैं, सरकार को ये काम करना है. फंडामेंटल राइट बताएंगे सरकार को ये काम नहीं करना है. Then we have rule of law in India. So these things are there which are mentioned in the constitution, जो कि ये assure करते हैं कि आपकी सरकार डेस्पोटिक ना हो जाए, अथॉरिटेरियन ना हो जाए, मन मर्जी ना करे, वो संविधान के हिसाब से चले. ये वही संविधान है जो आपके राइट्स अपहोल्ड करता है, जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. हमारे पास आर्टिकल 32 है, under which we can approach to Supreme Court if the government is violating your rights. We have Article 226, under which we can approach to High Court if the government is violating your rights. So this is the protection that is available to us. ये चीज यहाँ पे बताता है, and that is you can say constitutionalism. तो ये सारी चीजें मिलके आपका constitutionalism बनाएंगे. क्लियर है? तो हम वेलफेयर स्टेट हैं, तो वेलफेयर स्टेट मतलब आपको जनता का भला करना है. दैट्स द पॉइंट. सो मेन ये प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है. तो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? अभी मैंने बताया आपको, जो सरकार को लिमिट कर दे. तो आप देखिए, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स द पॉइंट हियर. ये इसका आंसर हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स. ओके, नाउ व्हेन वी लुक इनटू नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स, अब ये पहली बात समझिए, अंडर ट्रायल कौन होते हैं? जिनके ऊपर अभी कोर्ट की सुनवाई चल रही है, कन्विक्शन नहीं हुआ है. ओके, द कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन, कन्विक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस, अभी मामले चल रहे हैं, वो छूट भी सकते हैं. ठीक है ना? सो व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर ट्रायल्स, समवेयर अराउंड 76% ऑफ द प्रिजनर्स दे आर अंडर ट्रायल्स इन इंडिया. 24% कन्विक्ट्स हैं जिनको सजा मिल चुकी है. ये अंडर ट्रायल्स हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे. देखिए, हमारे यहाँ प्रिजन्स की प्रॉब्लम क्या है? तो प्रिजन रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की डेट में एक पेंडिंग टॉपिक है. आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट इज सेइंग प्रिजन्स आर ओवरबर्डन्ड. आपके जो प्रिजन्स हैं सारे के सारे
वो ओवरबर्डन्ड है। ये पॉइंट समझिए आप, जितनी कैपेसिटी है उनकी उससे ज्यादा लोग उन प्रिजन्स के अंदर रह रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। नाउ व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, क्या आप ये बोलोगे कि प्रिजनर्स अपने ह्यूमन राइट्स एंजॉय कर पा रहे हैं? नो। अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहना पड़ता है उनको। एक एक रूम के अंदर 10-10 आदमी ठूस रखे हैं। द प्रिजन्स दैट वी हैव, दे आर ऑपरेटिंग ऑन 120% कैपेसिटी। जहां पे 100 लोगों की जगह है वहां आप 120 लोग बिठा रहे हो। दैट्स अ मेजर ट्रबल हियर। So Supreme Court, looking into this particular thing, multiple times has suggested that we have to reduce the number of under trials. तो पहली चीज सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि अंडर ट्रायल जो है वो आपको नंबर घटाना है। अब देखो सबसे बड़ी समस्या कब आई? जब कोरोना टाइम था। कोरोना टाइम पे प्रिजन्स के अंदर कोरोना फैल रहा था। सो कोर्ट बाय ऑर्डर रिलीज्ड सम ऑफ द अंडर ट्रायल्स। उनको रिलीज करना पड़ा। क्या करें? नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अंडर ट्रायल, देयर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉट बेल, जिनको बेल मिल गई है, और देयर आर पीपल हु आर अनएबल टू साइन बेल बॉन्ड, जो कि बेल बॉन्ड भर नहीं सकते हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10,000 रुपए नहीं भर सकते। यह समस्या है। दे आर इलिटरेट, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे डोंट हैव मनी, पॉवर्टी से आते हैं वो, तो इसीलिए वो जेल में रह रहे हैं। कुछ लोगों को बेल मिलती है बट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से वो अभी तक नहीं छूटे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम हियर, एंड द नंबर इज मोर देन 5,000। कोर्ट ने बेल दे भी दिया तब भी वो नहीं छूट पा रहे हैं, क्योंकि वो कागज, वो फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, उसी चक्कर में उलझे रहते हैं। सो दीज टाइप ऑफ इश्यूज आर देयर। नाउ टू फैसिलिटेट दिस, हम ई प्रिजन, एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम डेवलप किया है ऑलरेडी, थ्रू विच वी आर फैसिलिटेटिंग द स्विफ्ट फ्लो ऑफ ऑर्डर्स। सरकारी ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाए, टाइम पे रिलीज हो जाए, वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, बट दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन दैट वी आर डीलिंग हियर। सो हियर इज दिस स्टैट, 68% they are either illiterate or school dropouts. Now just pay attention here, we have a dedicated committee, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कमेटी बनाई थी। हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इन चीजों को नहीं कर रहा है कुछ। अब आप खुद देखिए कैसी प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसी डिस्कशन होती हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स को अंडरमाइन किया जाता है, उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता। तो कोर्ट खुद सारे मामले अपने हाथ में ले रहा है, और कोर्ट क्रिएटेड दिस कमेटी अंडर जस्टिस अमिताभ रॉय। नाउ कमेटी केम आउट विद मल्टीपल रिकमेंडेशन, इसके रिकमेंडेशन भी आ गए, ओके। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे बाकी रिपोर्ट्स का हशर होता है हमारे यहाँ पे, वो डस्टबिन में डाल दी जाती है। सो वी हैव द रिकमेंडेशन, बट आर वी गोइंग टू इंप्लीमेंट इट? इसको इंप्लीमेंट कैसे कराएं? समस्या इतनी आसान नहीं है। प्रिजन इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ये आपके स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें शेड्यूल 7, ओके, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। प्रिजन मामला जो है ये स्टेट लिस्ट का मामला है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स की कैपेबिलिटीज, उनके फाइनेंसेस अलग अलग होंगे, अकॉर्डिंगली दे विल कैरी आउट द प्रिजन रिफॉर्म्स। उसके सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे ना, जिसके पास जितना पैसा उतना वो रिफॉर्म कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में। द रिफॉर्म्स, इफ वी टॉक अबाउट प्रिजन रिफॉर्म्स, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। सो वी हैव टू डील विद दीज टाइप ऑफ इश्यूज। ये सारे मामले हैं जो हमें संभालने हैं। देन we have to move to next news that is related to the quasi crystals. Okay, so basically crystal और quasi crystal में difference क्या है? When you talk about crystal, in crystal atoms are arranged in a pattern. एक पैटर्न में एटम्स आपके अरेंज होंगे, वो पैटर्न रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना, वो पैटर्न बाद में रिपीट हो जाएगा। बट इन क्वाजी क्रिस्टल्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट इररेगुलर इंटरवल। इररेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं, जबकि क्रिस्टल के अंदर एक यूनिफॉर्म इंटरवल के बाद वो रिपीट होते जाएंगे, एक जैसे होंगे वो। यहां पे इररेगुलरिटी है, ये फीचर होता है क्वाजी क्रिस्टल का। अब ये क्वाजी क्रिस्टल आया कहां से है? हमारे यहाँ पे मीटियोराइट्स आते हैं अर्थ पे, आउटर स्पेस से, वहां पे ऐसे मटेरियल देखे गए हैं।
तो ये स्टडी अभी चल रही है, हाउ टू फर्दर यू कैन से गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको लेके अभी तक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बट दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट शुड बी नोन टू यू। तो क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो एटम का पैटर्न है वो रिपीट होता है, वेयर एज ऑन क्वाजी क्रिस्टल देयर इज नो रेगुलर इंटरवल, वो इरेगुलरली रिपीट होगा। दैट्स द मेजर पॉइंट हियर। क्लियर है? आगे देखते हैं। सो we have this news related to earthquake here. Okay, so turkey earthquake को मैंने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है, टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या वहां पे खेल चला। So देखिए, when you talk about location of Turkey here, basically there are multiple tectonic plates around it. तो नीचे से अफ्रीका की प्लेट आ रही है, अरेबियन प्लेट इज देयर, ओके, ऊपर से यूरेशियन प्लेट है। ये तो हो गई आपकी मेजर प्लेट्स। और अब देखिए, एनाटोलियन प्लेट इज देयर, एजियन प्लेट इज देयर, एंड इन ऑल दीज प्रोसेस यहां जो प्लेट बाउंड्री बन रही है, देयर आर लॉट ऑफ फॉल्ट्स इन दैट। फॉल्ट्स क्या होते हैं? फॉल्ट्स होते हैं क्रैक। एंड दीज टेक्टोनिक प्लेट्स दे आर पुशिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को पुश कर रही हैं, फॉल्ट्स भी है वहां पे। एंड दिस टाइम व्हाट हैपेंड, तो यहां पे ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है। दिस वॉज द एपिसेंटर, बिकॉज ये प्लेट टकराते टकराते उस क्रैक के साथ जाके टकरा गई, एक दूसरे के साथ रगड़ करते करते वो क्रैक भी बीच में आ गया, वो फॉल्ट भी बीच में आ गया। जैसे ही वो फॉल्ट बीच में आया, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इंक्रीज्ड। दिस इज द रीजन व्हाई दिस वाज द डेडलीस्ट 7.8 रिक्टर स्केल का ये अर्थक्वेक था, क्योंकि फॉल्ट भी बीच में आ गया, एक दूसरे के साथ टकराते टकराते, फ्रिक्शन करते करते। दैट वाज द रीजन हियर। और ये वैसे ही हॉटस्पॉट एरिया है व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। अब nearly 20,000 and more people they have died. Okay, so that's the explanation that they lie at a confluence of 3 plates. 3 प्लेट है यहाँ पे, अरेबियन, एनाटोलियन, यूरेशियन। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी सिस्मिकली एक्टिव जोन, बहुत ज्यादा एक्टिव जोन है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक यहाँ पे चलते रहते हैं। पहले थोड़े बहुत आते थे, लेकिन जैसे ही फॉल्ट बीच में आया उसकी इंटेंसिटी बहुत एकदम से इंक्रीज कर गई। दैट्स द पॉइंट हियर। क्लियर हो गया ये आपको? और उसका इंपैक्ट बहुत मतलब खतरनाक हुआ है यहाँ पे। दिस एरिया ऑलवेज रिमेन इन न्यूज, हमेशा न्यूज में रहता है, ड्यू टू इंसर्जेंसी, ड्यू टू कभी कभी आईएस की वजह से, कभी सीरिया के अंदर चलता रहता है कुछ, अब इस रीजन से भी ये न्यूज में है। नाउ देयर इज अनदर यू कैन से पॉइंट दैट आई शुड टेल यू। सो दिस इज एजियन सी। ये सवाल मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एजियन सी है, दैट इज सी ऑफ मार्मरा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज योर ब्लैक सी, ठीक है, ये वाटर बॉडीज हैं। नाउ ब्लैक सी एंड सी ऑफ मार्मरा, दे आर सेपरेटेड बाय, दे आर कनेक्टेड बाय, देयर इज दिस स्ट्रेट, एक स्ट्रेट है यहाँ पे जिसको बोलते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट। क्लियर है? और यहां से एजियन सी एंड सी ऑफ मार्मरा, एजियन सी और सी ऑफ मार्मरा, ये आप हल्की सी यहाँ पे एक वो देख रहे हो वाटर बॉडी कनेक्शन है, दैट इज डार्डनेल्स स्ट्रेट। क्लियर? तो स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को जोड़ने वाली है आपकी बोस्फोरस स्ट्रेट, और इधर से अगर आप डार्डनेल स्ट्रेट की बात करें तो एजियन सी और सी ऑफ मार्मरा को जोड़ रही है डार्डनेल स्ट्रेट। ओके, एजियन सी क्या है? एक्सटेंशन ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो ये पता लग गया आपको, ये सारे मैप रिलेटेड चीजें हैं जो हमें पता लग होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो रजिस्ट्री विल हेल्प एक्सपीडाइट द क्रेडिट फ्लो। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की, दैट देयर विल बी अ डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री regarding the finances which will mention about detailing of buyers, मतलब जो बोरो करने वाले होते हैं, बोरोवर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक रिपोजिटरी में मिल जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस फ्यूचर क्रेडिट फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। फ्यूचर में अगर किसी कंपनी को लोन वगैरह लेना हो तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एक आपके पास लोकेशन पे एक ऐसा डाटा सेट अवेलेबल है जहां पे वो स्टोर्ड है। अगर जिसने लैंड करना है, कोई बैंक अगर वो लैंड करना चाहता है तो वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल देगा कि भाई इसने, ये कंपनी पहले इतना लोन इन्होंने लिया है, इतना इन्होंने रीपे नहीं किया है, ओके, ये एसेट डिफॉल्टर थे, ये था वो था। ऑल दोज इंफॉर्मेशन विल बी देयर इन दैट रजिस्ट्री एंड देयर इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन इजी डिस्पर्सल ऑफ लोन। आपका एक पास्ट रिकॉर्ड होता है,
जिसके थ्रू वो सारा ही इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। अगर आपको लोन लेना है, पीछे का रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ नहीं है, तो लेंडर आपको इजिली लोन भी दे देगा, पेपर वर्क जो है वो प्रोसेस भी आसान हो जाता है। सो दिस इज हाउ दिस रिपोजिटरी इज हेल्पफुल एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग हियर। इस बजट के अंदर इसका अनाउंसमेंट हुआ था। वी हैव टू सी हाउ एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो कब ये इम्प्लीमेंट होगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगी, वो हमें अभी भी आज की डेट में देखना है। सो दिस इज द मेजर पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। क्लियर है? सो दैट वाज द थिंग हियर। लेट्स लुक इनटू द अदर न्यूज़पेपर, जो कि कुछ बचा है तो हम वो देख लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है। मेजर थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड। ओके, सो सेंटर ड्राफ्टिंग रिप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट कंसर्न ऑन द अडानी स्टॉक्स। ठीक है, सेंटर अपनी तरफ से ये रिप्लाई दे रही है, रिप्लाई बनता भी है। लॉट ऑफ यू कैन से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दे हैव इन्वेस्टेड इन अडानी। LIC वगैरह ने अच्छा खासा स्टेक लिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अच्छा खासा दिया हुआ है। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन से ये जवाब बनता है, इट्स अ गुड थिंग। सो अदर देन दैट हियर देयर इज नथिंग, कुछ खास नहीं है इधर। ओके, सो मेजर थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन डिटेल, काफ़ी चीज़ें डिटेल में कवर हो चुकी हैं, कुछ खास समस्या इसको लेके नहीं आएगी। पीक इनटू द पास्ट फॉर अगस्त्य कोदम्स लोस्ट ऑब्जर्वेटरी। तो ये एक ऑब्जर्वेटरी थी यहाँ पे 19th सेंचुरी की बनी हुई, लेकिन आज की डेट में पता ही नहीं है वो कहाँ है। ऐसा ही होता है। तो हमारी ये DPSP बताते हैं कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमारे DPSP में मेंशन है ये। बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। दैट्स द पॉइंट हियर एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव कवर्ड। इसको भी कवर कर लिया है हमने। अच्छा, ये देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रीलोकेट पीपल रीसेटल्ड इन द एलिफेंट कॉरिडोर। सी दिस इज द प्रॉब्लम हियर। अब देखो, बहुत से एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जाते हैं और स्पेसिफिकली ये ईस्टर्न या वेस्टर्न घाट्स में भी आपको मिलेंगे। अब वेस्टर्न घाट्स के अंदर कुछ एक गैप्स हैं, ठीक है ना, दैट गैप्स आर देयर, दोज गैप्स आर देयर टू फैसिलिटेट द एलिफेंट कॉरिडोर। लेकिन होता क्या है, उन गैप्स के अंदर आके लोग बसने शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम होती है वहां पे, तभी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। सो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। क्लियर है? अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल। सो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी looked into. Okay, World Hindi Conference in Fiji to highlight links with the Pacific Ocean region. So that's the thing here. World Hindi Conference हम फिजी में करवाने वाले हैं, तो काफ़ी important चीज़ है ये। Okay, आगे देखिए, तो we have looked into this. Women should be at the center of all discourse. This is what Irani is saying at G20 meeting, that we have to talk about gender development. We have to talk about issues of women at G20 forum. This is what is being highlighted here. ये ज़रूरी है वहाँ पे ऐसे forums पे आपको उन मुद्दों को उठाना। So सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बेल का लेके, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ओके, movement to get horizontal quota for trans people gains the momentum. Okay, so they may be asking for quota and it's important, देना भी चाहिए। Okay, so we have covered multiple things here. US jet shoots down unknown flying object, ये न्यूज़ चल रही है अभी दोनों के बारे में। मैंने आपको बताया था मोंटाना जो प्रोविंस है, दैट प्रोविंस हैज़ अ वेरी बिग एयर बेस इन US, और उसके अलावा वहाँ पे मिसाइल डिप्लॉयमेंट भी है। सो कंसिडरिंग दोज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, US is active now and this issue between US and China is going on. Okay, और ये चलता रहता है, वर्ल्ड पावर्स हैं। देखिए, लाइक इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, बिग पावर्स दे विल compete with each other and they will cooperate with each other as well. US चाइना अगर बायलैटरल ट्रेड की अगर आप बात करोगे, इट विल गो इन बिलियंस। ओके, 600 बिलियन से भी ज़्यादा का बायलैटरल ट्रेड होगा उनका। बट व्हेन इट कम्स टू कंपीटिंग, तो कंपटीशन भी साथ साथ चलता रहता है। दिस इज हाउ वी से दैट एट प्रेजेंट इंटरनेशनल रिलेशंस आर फ्लूइडिक इन नेचर। तो आज की डेट में हम जो बात करते हैं वो ये होती है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इट इज फ्लूइडिक। ओके, ये फ्लूइड की तरह फ्लेक्सिबल है कि एक तरफ लड़ रहे होंगे, दूसरी तरफ एक दूसरे के साथ भाईचारा भी कर लेंगे। दिस इज व्हाट द प्रेजेंट सिनेरियो इज अबाउट। ये आज की डेट की दुनिया इस तरीके से चल रही है, फ्लूइडिक इन नेचर। क्लियर? तो ये एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करते हैं और एक दूसरे के साथ इक्वेशन भी अच्छी बना के रखते हैं, कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। दैट्स द पॉइंट हियर। नाउ वी हैव कवर्ड दिस। ओके, mammalism spread of H5N1. Okay, so here they are talking about bird flu. तो वो कह रहे हैं कि you have to prepare yourself for the future pandemics.
उसके लिए जो एग्जिस्टिंग बर्ड फ्लू जैसे छोटी मोटे फ्लूज हैं उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है कि कैसे ये स्प्रेड हुआ, एंड इट इज गोइंग टू गिव अस द सॉल्यूशन टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स। अगर हम रेगुलरली इसको स्टडी करेंगे तो ये हमें सॉल्यूशन दे देगा फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को देके। ओके, तो सम फिश रिकॉग्नाइज देयर ओन फेसेस इन फोटोज एंड मिरर। देखो फिशेस भी कितनी समझदार होती हैं। And this is what we have, millets for a healthier future. Okay, so you must be knowing this. The current year we are celebrating as the International Year of Millet, or food, you can say agricultural organization ने ये declare किया है। Now millets have lot of good properties. पहली बात, ये रेन फेड एरिया के लिए सूटेबल है, आपको अलग से इरिगेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पानी में भी ये ग्रो कर सकता है, लेस वाटर इंटेंसिव। क्लियर है? ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए बिल्कुल सूटेबल क्रॉप है, न्यूट्रिशियस होता है तो आपकी न्यूट्रिशनल हेल्थ को ये बढ़ाएगा, प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन हेल्थ को ये इंप्रूव करेगा। सो इट हैज अ मल्टीपल यूज हियर। एंड नॉट ओनली दैट, देयर आर सम मिलेट्स जिनके रूट्स लेज्यूमिनस होते हैं, मतलब वो नाइट्रोजन रिचार्ज में हेल्प करते हैं, सोयल को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज हो क्या रहा है, राइस व्हीट उगा उगा के हमने सोयल के कुछ एक न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर दिया है, सोयल की हेल्थ खराब हो रही है। बट इफ वी आर शिफ्टिंग टू मिलेट्स, डेफिनेटली वी कैन रिवाइव दोज पर्टिकुलर डेफिशिएंसीज ऑफ मिनरल्स इन सोयल। तो ये एक सजेशन है मिलेट्स को लेके। क्लियर है आपको? ठीक है ना? सो इसके काफी अच्छे यूज हैं यहाँ पे और हमें इनके ऊपर फोकस करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। यू कैन नॉट जस्ट बी ब्लाइंडली डिपेंडेंट ऑन राइस व्हीट, कि राइस व्हीट ही आप उगाते रहो और उसके बाद आप अपने सोयल की हेल्थ को खराब करते रहो, डिटीरियोरेट करते रहो। सो दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट। भाई टर्की में अर्थक्वेक क्यों आया, और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हाउ द गवर्नमेंट इज रैंपिंग अप द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, व्हेन यू टॉक अबाउट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली वी रिक्वायर इट। चाइना वाले बॉर्डर के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर है आपको? वहां पे आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर, प्लस अदर यू कैन से टेली नेटवर्क, प्लस अदर थिंग्स शुड बी देयर इन दैट एरिया। नाउ द पॉइंट इज दिस, आज की डेट में हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशनल वॉरफेयर। आज आप फिफ्थ जनरेशनल वॉरफेयर में जी रहे हो, जिसके अंदर परसेप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक परसेप्शन। और why I am bringing in the element of this fifth generational warfare या public perception की बात मैं क्यों कर रहा हूं? Chinese do this, मतलब what they will do, जो border villages हैं, okay, they will develop their border village, अपने border village को वो develop करेंगे, then they will show it to people of India। जैसे अरुणाचल के लोग हैं या बॉर्डर एरिया में जो इंडियन साइड पे पॉपुलेशन रह रही है, उनको ये दिखाएंगे, देखो आपकी गवर्नमेंट तो आपके लिए कुछ करती नहीं है, यहां देखो हम कितनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये परसेप्शन गेम आज की डेट में खेला जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज रियली क्रिटिकल, नॉट जस्ट फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं है ये फिफ्थ जनरेशनल वॉरफेयर का भी पॉइंट समझना पड़ेगा आपको, कैसे परसेप्शन के साथ खेल किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना क्यों जरूरी है। भाई वहां पे रह रहे लोगों को लगे तो सही कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। सिटीजन ऑफ इंडिया मींस गवर्नमेंट उनका ख्याल रखती है, गवर्नमेंट उनको वेलफेयर प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। दोज थिंग्स आर ऑल्सो क्रिटिकल एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर प्लेड एट प्रेजेंट। सो मिलिट्री के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा देयर आर दीज थिंग्स फॉर देम एज वेल। यू रिक्वायर, यू कैन से दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो ये दुनिया बदल चुकी है अभी। ओके, आज आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जी रहे हो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देयर इज दिस कमेटी कॉल्ड मधुकर गुप्ता कमेटी। ये आप नोट डाउन कर लेना प्रीलिम्स के लिए, मधुकर गुप्ता कमेटी। इट गेव सजेशन फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके बहुत सजेशंस इन्होंने दिए हैं एंड वी कैन थिंक ऑफ इंप्लीमेंटिंग देम। हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी, यू कैन से स्ट्रेंथन, हाउ वी कैन यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स का आप यूज करोगे, दोज थिंग्स आर ऑल्सो मेंशन्ड हियर। तो वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इंप्लीमेंटिंग दीज आइडियाज। क्लियर है? वी हैव कवर्ड दिस। ओके, सो द टाइकून हु रेज एन आर्मी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये है वैगनार ग्रुप। ठीक है, वैगनार ग्रुप। ये वैगनार ग्रुप क्या है? इट इज अ प्राइवेट मिलिट्री,
ये प्राइवेट मिलिशिया है। एंड व्हाट हैज हैपेंड, आपने ये न्यूज सुनी होगी कि रशिया ने कुछ एरिया गेन किया है। वो रशियन आर्मी ने गेन नहीं किया है, दैट एरिया वाज बेसिकली गेन्ड बाय द वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप के फाइटर्स वहां पे थोड़े और अच्छे से उस एरिया को कवर कर रहे थे। तो ये पॉइंट है जो हमें समझना है यहाँ पे, क्लियर है? एंड मेजरली दिस इज व्हाट वी हैव for today's session. Okay, rest of the things have already been covered, so that's it for the day then. Thank you very much.